हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम इस लेक्चर सीरीज में इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे थे। पिछली लेक्चर क्लास में हमने देखा था कंसोल इनपुट आउटपुट, और इसमें दो कैटेगरी, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड के लिए कौन से फंक्शन काम में आते हैं सी में, ये से पढ़े। सिंगल कैरेक्टर के इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर, पुट कैर, एफ गेट कैर, एफ पुट कैर, एन गेट सी एच इत्यादि काम में लेते हैं। और मोर देन वन कैरेक्टर अर्थात स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए गेट्स और पुट्स काम में लिए जाते हैं। इसके बाद हमने फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट के लिए स्कैनएफ और आउटपुट के लिए प्रिंटएफ का अध्ययन किया था। आज हम स्कैनएफ को विस्तार से समझेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रिंटएफ आउटपुट के लिए काम में लिया जाता है। प्रिंटएफ के सामने स्थित कोष्टक में डबल कोटेशन में जो भी मैसेज लिखा जाता है वो एज इट इज डिस्प्ले होता है, और प्रिंटएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ में जिस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी होती है उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जाता है, तो आउटपुट स्क्रीन पर उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो इस तरह प्रिंटफ दो कार्य कर रहा था। किसी मैसेज को जो कि डबल कोटेशन में लिखा गया उसको ज्यों का त्यों डिस्प्ले कर रहा था और वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा था। स्कैनएफ इनपुट के लिए काम में लिया जाता है। स्कैनएफ ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। स्कैनएफ के जरिए न्यूमेरिक, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू को इनपुट किया जा सकता है। स्कैनएफ को प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए हैश इंक्लूड की सहायता से stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना आवश्यक है। स्कैनएफ कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए काम में लेते हैं। प्रिंटफ भी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रिंटफ डेटा को स्क्रीन पर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटफ के द्वारा हम डबल कोटेशन में लिखे मैसेज को ज्यों का त्यों आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं तथा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्कैनएफ की भांति प्रिंटएफ को भी प्रोग्राम में काम में लेने से पहले बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम अर्थात प्रोग्राम के शुरू में stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। अब हम स्कैनएफ को डिटेल में स्टडी करते हैं। Input data can be entered into the computer from a standard input device by C library function scanf। scanf का उपयोग करके हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इनपुट करवा सकते हैं। This function can be used to enter any combination of numerical values, single character and strings। scanf की मदद से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी इनपुट कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर को भी इनपुट कर सकते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर्स अर्थात स्ट्रिंग्स को भी इनपुट कर सकते हैं। द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स दैट हैव बीन एंटर्ड सक्सेसफुली। Characters inputted from the keyboard are interpreted by the library function scanf to their appropriate internal representation and stored in the memory locations of the corresponding variables. The conversion is done according to the specified format string। स्कैनएफ की मदद से हम इनपुट करवाते हैं। इनपुट किससे देंगे? कीबोर्ड से देंगे, क्योंकि कंसोल इनपुट आउटपुट है। प्रिंटएफ की सहायता से हम आउटपुट कहाँ प्राप्त कर रहे थे? स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। स्कैनएफ की सहायता से हम इनपुट करवाएंगे, तो इनपुट के लिए हम जो डिवाइस काम में लेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अर्थात कीबोर्ड काम में लिया जाना है। तो कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। स्कैनएफ में मौजूद वेरिएबल उस वैल्यू को होल्ड करेगा। स्कैनएफ में हम जो वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, अर्थात उस नाम मेमोरी लोकेशन में उस नाम से जो जगह है उस जगह पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अर्थात
उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस स्कैनएफ की जनरल फॉर्म स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन में, जैसा कि प्रिंटफ में भी होता था, फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन में, कॉमा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, वेरिएबल्स के नाम है उन वेरिएबल के नाम जिनमें वैल्यू स्टोर करवाई जानी है, उन वेरिएबल के नाम जिनमें वैल्यू स्टोर करवानी है। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 एंड सो ऑन, ये उन वेरिएबल्स के नाम हैं जिनमें वैल्यू इनपुट करनी है, अर्थात जिनमें इनपुट किया गया डेटा स्टोर होगा, उन वेरिएबल के नाम यहाँ लिखे हैं। अगर एक से अधिक वेरिएबल्स है तो उनको कॉमा लगाकर सेपरेट किया गया है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है, प्रिंटफ में हम ये एम्परसेंड नहीं लिखते थे, स्कैनएफ में एम्परसेंड लिखा जाएगा वेरिएबल के नाम के साथ में। तो ये हो जाएगा एम्परसेंड वेरिएबल का नाम, एम्परसेंड वेरिएबल का नाम, कॉमा लगाते जाना है, एम्परसेंड वेरिएबल का नाम, कॉमा एम्परसेंड अगले वेरिएबल का नाम। जितने वेरिएबल हैं उतने ही यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे, जिस टाइप के वेरिएबल है उसी टाइप के फॉर्मेट स्ट्रिंग होंगे, अर्थात नंबर और क्रम और टाइप सब कुछ समान होनी चाहिए, तीनों चीजें समान होनी चाहिए, फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल्स की। और साथ में हमें क्या लिख देना है, एम्परसेंड। तो मान लीजिए वेरिएबल 1 इंटीजर टाइप का है और वेरिएबल 2 रियल टाइप का है और वेरिएबल 3 कैरेक्टर टाइप का है। तो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो पहली होगी वो इंटीजर के लिए %d, रियल के लिए %f और कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के लिए %c, और वेरिएबल के नाम के साथ एम्परसेंड लिखना अति आवश्यक है। एम्परसेंड क्या होता है ये हम बहुत ही डिटेल में जब हमने पॉइंटर्स के लिए प्रयुक्त एम्परसेंड और स्टार ऑपरेटर पढ़े तब हमने देखा था। यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग से मतलब है %d फॉर इंटीजर, %f फॉर रियल, %c फॉर कैरेक्टर वैल्यू। The format string indicates how many arguments follow and what their types are. Format string must be enclosed within a pair of double quotes. It contains the information for interpreting the entered data for converting it into its internal representation in memory, say either as an integer, a float or a character. और वेरिएबल नेम्स से मतलब है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 1, 2, 3 ये क्या है, ये वेरिएबल के नाम है। अगर एक से अधिक है तो हमें इनको कॉमा लगाकर सेपरेट कर देना। वेरिएबल नेम्स var1, var2 and so on, var(n) must always be preceded by the address of operator। जैसा मैंने अभी बताया, हमने जब पॉइंटर्स के लिए पढ़ा था स्टार और एम्परसेंड ऑपरेटर, तो वहां हमने देखा था कि एम्परसेंड क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, अर्थात किसी, मान लीजिए मैंने लिखा %i, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमें i का एड्रेस देगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये कैसा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। द एम्परसेंड सिंबल बिफोर ईच वेरिएबल नेम is an operator that specifies the variable name's address. We must always use this operator, otherwise unexpected results may occur. Variable names %var1, %var2 and so on specify the address of locations where the data is to be stored. वेरिएबल का नाम लिखना, साथ में एम्परसेंड लगाना, ताकि हम जो कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं वो वैल्यू उस लोकेशन, उस वेरिएबल नाम वाली लोकेशन पर जाकर स्टोर हो सके। और इसको हम बहुत ही सीधे शब्दों में कहें कि ये एम्परसेंड ही उस वैल्यू को पकड़कर उस लोकेशन पर स्टोर कराएगा, उस लोकेशन का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। The number of variables in the list must be the same as the number of format strings present in the scanf. The argument should match in number, order and type। जैसा अभी मैंने बताया कि ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल की और आर्ग्यूमेंट्स की। यदि 3 वेरिएबल में वैल्यू दे रहे हैं तो हमें 3 ही
फॉर्मेट स्ट्रिंग्स चाहिए। अगर तीनों इंटीजर है तो हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग भी इंटीजर वाली %d ही चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट शुड मैच इन नंबर, ऑर्डर एंड टाइप with the format specifications. If the number of variables do not tally with the number of format string, the display will be distorted and there may be errors. Whenever a scanf is encountered, the computer waits for the user to give the value for the particular input from the keyboard and takes that as the value for the variable. The input from the keyboard should be given in either of the following two ways. इन दो तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं। पहला, वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय ए स्पेस। मान लीजिए हमें दो वैल्यू इनपुट करनी है, तो हम जब कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करेंगे तो पहली वैल्यू इनपुट करने के बाद स्पेस और फिर अगली वैल्यू इनपुट करेंगे, यानी दोनों वैल्यूज के बीच में स्पेस होना चाहिए। सेकंड, वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी एंडेड बाय pressing the enter or return key, that is each value in a separate line. कीबोर्ड से हमने वैल्यू इनपुट करनी है तो दो तरीके से इनपुट कर सकते हैं। अगर एक से अधिक वैल्यू इनपुट करवानी है तो दो तरीके हैं। पहला, एक वैल्यू कीबोर्ड से हमने इनपुट करी, फिर स्पेस बार दबाया यानी एक स्पेस दिया, फिर अगली वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट कर दी। दूसरा तरीका क्या है, एक वैल्यू इनपुट करी कीबोर्ड से, देन एंटर की प्रेस कर दी, फिर अगली वैल्यू इनपुट करी। अर्थात एक वैल्यू के बाद एंटर की प्रेस करने से अगली वैल्यू हमें नई लाइन में यानी सेपरेट लाइन में इनपुट करनी। This is because scanf understands the end of an argument as the white space character, that is space, tab, end of line. तो हम इन दोनों तरीके से कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, या तो दो वैल्यू के बीच में स्पेस दें या एक वैल्यू के बाद एंटर की अर्थात रिटर्न की प्रेस करें और फिर अगली वैल्यू इनपुट करें। ये दोनों तरीके स्कैनफ अंडरस्टैंड करता है, समझता है, क्योंकि वो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को समझता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा स्कैनफ %d डबल कोटेशन में यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा %a वेरिएबल का नाम है जिसमें वैल्यू इनपुट करवानी है। When this statement is encountered by the computer, the execution stops and waits for the value of the variable number to be typed in. Since the control string %d specifies that an integer value is to be read from the terminal, we have to type in the integer फॉर्म में जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे इंटीजर फॉर्म में करना, पूर्णांक में करना। If you type in say 10, the value of a variable a is taken as 10. Once the number is typed in and the return key is pressed, the computer then proceeds to the next statement. Thus, the use of scanf provides an interactive feature and makes the program user-friendly. Instead of simple a, we write %a. Here, ampersand is a pointer operator. Ampersand is a pointer to the location where a is stored. इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। हमने एक उदाहरण लिया है, स्कैनफ %d लिखा है डबल कोटेशन में, कॉमा लगाया और %a। मैंने ये माना है कि a एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है जिसमें हमें वैल्यू इनपुट करवानी है। अब चूंकि a इंटीजर टाइप का, तो यहाँ हमें कंट्रोल स्ट्रिंग कौन सी लिखनी है, इंटीजर के लिए लिखनी है, अर्थात %d लिखनी है। अगर a रियल होता तो हम यहाँ लिखते %f। यदि a करेक्टर टाइप का होता तो हम यहाँ लिखते %c। अभी मैंने लिया है इंटीजर, इसलिए मैंने लिखा %d। तो जो ही प्रोग्राम में कंट्रोल स्कैनफ पे पहुंचेगा, इस स्टेटमेंट पे पहुंचेगा, तो थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तब तक रुका रहेगा जब तक कि आप कीबोर्ड से स्कैनफ में मौजूद हर एक वेरिएबल के लिए वैल्यू इनपुट नहीं करवा देते, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अब चूंकि यहाँ एक वेरिएबल है तो आपको कीबोर्ड से एक वैल्यू इनपुट करनी है। आपने कीबोर्ड से जो भी एक वैल्यू इनपुट करी, मान लीजिए 10 इनपुट करी, तो वो वैल्यू a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, अर्थात उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी जिस लोकेशन का नाम क्या है, a। तो a नाम की मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, जो आपने कीबोर्ड से इनपुट करी है। यहाँ मैंने माना 10,
तो ए में स्टोर हो जाएगा 10, और जब ये कार्य हो जाएगा तब एग्जीक्यूशन अगले स्टेटमेंट पर पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है कि स्कैनफ एक इंटरैक्टिव इनपुट कमांड है। जो ही कंट्रोल स्कैनफ पे आया तो एग्जीक्यूशन तब तक के लिए रुक जाएगा जब तक कि आप इस स्कैनफ में मौजूद सारे वेरिएबल को वैल्यू प्रदान नहीं कर देते। अर्थात कंप्यूटर आपसे वैल्यू मांग रहा है और आप वैल्यू दे रहे हैं। तो एक इंटरेक्शन हुआ कंप्यूटर और यूजर के मध्य में। तो स्कैनफ कैसा इंटरेक्टिव कमांड है, इसका फीचर कैसा इंटरेक्टिव। एग्जीक्यूशन रुक गया, कंप्यूटर ने वैल्यू मांगी, आपने वैल्यू दी, तब जाके आगे बढ़ेगा। कितनी वैल्यू देनी है, जितने इसमें वेरिएबल मौजूद है उतनी वैल्यू कीबोर्ड से देनी है। यदि यहाँ पे 2 होते तो हम 2 वैल्यू देते और यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग भी 2 लिखते। यदि यहाँ 3 वेरिएबल होते तो हम यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग भी 3 लिखते और कीबोर्ड से वैल्यू भी 3 देते। Okay, thus the use of scanf provides an interactive feature and makes the program user friendly. जब हम कीबोर्ड से किसी इनपुट को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्कैनफ फंक्शन कीबोर्ड पर प्रेस की गई कीज की इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड के बफर से प्राप्त करता और उन कीज की इंफॉर्मेशन को स्कैनफ फंक्शन में स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल आइडेंटिफायर की स्टोरेज लोकेशन पर स्टोर कर देता है। जिस डेटा टाइप के डेटा को कीबोर्ड से रिसीव करना चाहते हैं उस डेटा टाइप के कंट्रोल स्ट्रिंग को स्कैनफ फंक्शन में स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ %d को स्पेसिफाई किया था। और कीबोर्ड से आने वाले डेटा को मेमोरी के जिस स्टोरेज लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं स्कैनफ फंक्शन में स्टोरेज लोकेशन के वेरिएबल आइडेंटिफायर का नाम एम्परसेंड के साथ स्पेसिफाई करता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्ट्रिंग्स लिखे गए हैं जो हमने डेटा टाइप्स के वक्त अध्ययन किए थे। कैरेक्टर टाइप के लिए %c, इंटीजर के लिए %d, शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर के लिए %u, इसी तरह रियल के लिए %f। तो यह हमें काम में लेना है। प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप के कंट्रोल स्ट्रिंग्स काम में लें। साथ में हमें ध्यान रखना है कि प्रिंटफ और स्कैनफ सदैव स्मॉल लेटर्स में लिखना है, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस और लोअर केस में अंतर समझती है सी लैंग्वेज। तो यदि हमने प्रिंटफ और स्कैनफ कैपिटल में लिख दिए तो उसका कुछ अलग अर्थ होगा। हमें कैसा लिखना है, प्रिंटफ और स्कैनफ को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। The declaration for all the above functions except getch and putch are contained in the header file stdio.h. Hence, this header file should be included by a hash include statement at the beginning of every program that invokes any of these functions. The header file conio.h should be included in program that use the function getch and putch. हमें getch और putch काम में लेना है तो हमें conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा प्रोग्राम के बिगनिंग में, और बाकी समय हमें stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड करवानी है हैश इंक्लूड के द्वारा इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।